नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। पिछले वीडियो तक हम पढ़ चुके हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उप मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री के बाद में कौन आता है? उप मुख्यमंत्री। उनके बारे में पढ़ेंगे कि उप मुख्यमंत्री कौन कौन होता है या क्या इसके प्रावधान है। तो पहली चीज है कि संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है इनका, संवैधानिक प्रावधान नहीं। पहली चीज है कि इनका संविधान के अंदर कहीं पे भी कोई उल्लेख में नहीं मिलता है। और अब तक जो राजस्थान में बने हैं 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कितने? 5 है वो क्या बन चुके हैं? उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन कौन से बन चुके हैं? इस तरफ आप उप मुख्यमंत्री लिख लीजिए और किसके कार्यकाल में बने हैं उनको इस तरफ लिख लीजिए। ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन है? टीकाराम पालीवाल। कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल। और ये किसके कार्यकाल में रहे हैं? जय नारायण व्यास के। जय नारायण व्यास के कार्यकाल में ये रहे हैं। नंबर 2 हरिशंकर बाबड़ा। ये किसके कार्यकाल में? भैरों सिंह शेखावत के। नंबर 2 किसका है? शंकर बाबरा का, जो भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में रहे। नंबर 3 बनवारी लाल बेरवा। ये किनके समय पर रहे हैं? अशोक गहलोत के समय पे। अशोक गहलोत के समय पे। नंबर 4 कमला बेनीवाल। ये किसके शासनकाल में रही है? अशोक गहलोत के। और नंबर 5 सचिन पायलट। ये भी किनके शासनकाल में रहे हैं? अशोक गहलोत के। जो अभी वर्तमान के जो रहे थे 2020 तक वो थे सचिन पायलट। और सबसे पहले बने थे वो टीकाराम पालीवाल। कमला बेनीवाल की बात करें तो ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही है और ये पहली महिला मंत्री भी रही है। महिला मंत्री भी दोनों कौन रही है? कमला बेनीवाल। तो उप मुख्यमंत्री के हम आधार पर देख सकते हैं कि 5 व्यक्ति अब तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर बाबरा, बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। 5 व्यक्ति अब तक जो रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और 3 जो है मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में ये रहे हैं। जय नारायण व्यास, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के 3 अलग अलग कार्यकाल है। उन्हीं कार्यकालों के अंदर अलग अलग व्यक्ति जो रहे हैं। बनवारी लाल बेरवा ये पहले कार्यकाल में है, फिर उसके बाद कमला बेनीवाल ये दूसरे कार्यकाल में और सचिन पायलट ये तीसरे कार्यकाल में। तो 3 जो है व्यक्ति अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में रह चुके थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी जिसको हम बोलते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद है क्या? कौन बनाता है इसको? इसके क्या क्या कार्य है, क्या क्या शक्तियां हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज है कि मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के अंदर जो है कौन कौन व्यक्ति आते हैं? सीएम जिसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री, वो सदस्य होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कैबिनेट मंत्री। और नंबर 3 राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन? जिनके पास स्वतंत्र प्रभार हो, विभाग के, जिसके विभाग के ये बने हुए हैं वहां उनका ये स्वतंत्र प्रभार अगर किसी के पास होता है तो वो ये सारे के सारे। नंबर 4 राज्य मंत्री जो क्या हो? अधीनस्थ प्रभार के जो मंत्री हैं, अधीनस्थ प्रभार के जो मंत्री हैं वो इसमें भी आते हैं। और नंबर 5 उप मंत्री। ये 5 किस्म आते हैं इसके अंदर, मंत्री परिषद के अंदर। मंत्री परिषद, अब मंत्री परिषद से ही एक इस तरफ बनती है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन कौन आते हैं? ये जो 3 प्रभार है कौन कौन सा? नंबर 1
मुख्यमंत्री, नंबर 2 कैबिनेट मंत्री, और नंबर 3 राज्य मंत्री, जिसको स्वतंत्र प्रभार सौंपा होता है। ये तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद में जो देख लीजिए आप कौन कौन से आते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? मंत्री परिषद में। और ये 3 जो है इसके जो प्रमुख जो होते हैं ऊपर के अधिकारी मंत्री, वो किस में आते हैं? मंत्रिमंडल में। अब मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में अंतर, इन दोनों में अंतर क्या क्या देखने को मिलता है? इस तरह मंत्री परिषद देख लेते हैं, इस तरह मंत्रिमंडल। तो पहली चीज है आकार में क्या होता है? बड़ा आकार होता है, किसकी तुलना में? मंत्रिमंडल की तुलना में। इसका छोटा आकार होता है, किसकी तुलना में? मंत्री परिषद के। आकार के आधार पर देख सकते हो इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, यानी जो सर्वोच्च दूरी के जो मंत्री होते हैं वो सारे के सारे मंत्रिमंडल में होते हैं, और इनका आकार छोटा होता है क्योंकि इसमें जो है 5 तरह के व्यक्ति जो शामिल रहते हैं, इसमें 3 ही। दूसरी चीज, हमेशा मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो मंत्री परिषद के भी सदस्य होते हैं, ये कंपलसरी है। लेकिन मंत्री परिषद के जो भी सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य हो, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि राज्य मंत्री जो अधीनस्थ प्रभार वाले हैं और जो उप मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। नंबर 2, इसमें क्या है? निश्चित सदस्य संख्या है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई निश्चित सदस्य संख्या नहीं, मुख्यमंत्री अपने विवेक अनुसार जो है कितने मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार में रखना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या है? सदस्य संख्या इनकी क्या है? फिक्स होती है कि कौन कितना जो रहेगा, कौन कितने सदस्य रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे। तीसरी चीज है बैठक को लेकर के, इसकी बैठक है वो 3 माह में होती है, प्रत्येक 3 माह में, ठीक है। लेकिन इनकी जो बैठक है वो क्या होती है? प्रत्येक साप्ताहिक बैठक होती है, किसकी? मंत्रिमंडल की। ये मंत्रिमंडल का है, ये मंत्री परिषद का है। तो दोनों में अंतर देख सकते हो आप। इसका आकार छोटा होता है, इसकी कोई सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, और बैठक जो देखने को मिलती है हमें साप्ताहिक बैठक देखने को मिलती है। और मंत्री परिषद की अगर हम बात करें, इसका आकार बड़ा होता है, किसकी तुलना में? मंत्री परिषद की तुलना में। इसकी निश्चित एक सदस्य संख्या जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, और बैठक जो इसकी प्रत्येक जो 3 माह में एक बार बैठक होती है। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब आप आगे देखिए। अब हम पढ़े मंत्री परिषद के क्या क्या प्रावधान, जो संवैधानिक प्रावधान है उन प्रावधानों के बारे में। तो संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हमने अनुच्छेद जो है 163 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि राज्यपाल अपने कर्तव्यों का राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने, राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये हमने किस में पढ़ा था? आर्टिकल 163 में, जब हम राज्यपाल पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। दूसरा आर्टिकल 164 यानी अनुच्छेद 164, इसमें हमने पढ़ा था कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की। किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और क्या करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर या सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर करता है? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो ये हमने अनुच्छेद 164 में हम पहले राज्यपाल की जो कार्य शक्तियां थी उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें भी 2 चीज है, एक अनुच्छेद
164 फर्स्ट का के अगर ये लगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई संवैधानिक संशोधन हुआ है। इनका संवैधानिक संशोधन हुआ था 91 91 संवैधानिक संशोधन में, संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया है। बाद में ये जुड़ा है ना जितने भी, तो इनका हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है किसी न किसी संवैधानिक संशोधन में जुड़े हैं, इसलिए इनको इस जो खंडों में विभाजित किया गया है। तो आर्टिकल 164 फर्स्ट के में हम देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, मंत्रिपरिषद में कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। सदस्य संख्या कितनी होगी? विधानसभा सदस्यों के 15% होगी। कितनी होगी? जैसे राजस्थान में विधानसभा सदस्य कितने हैं? विधानसभा सदस्य कितने हैं राजस्थान में? 200 एमएलए विधायक है। कितने हैं? 200। तो जो मंत्रिपरिषद है उसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? 200 का 15%, 20 से 20 के, यानी कि 30 सदस्य क्या बनेंगे? मंत्रिपरिषद के सदस्य बनेंगे। ये किसमें है? 64 फर्स्ट के में ये लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद के जो अधिकतम जो सदस्य संख्या रहेगी वो कितनी रहती है? विधानसभा के 15% होगी। विधानसभा सदस्य जितनी रहेगी उस विधानसभा सदस्य संख्या के 15%। जैसे राजस्थान की हम बात करें, ये राजस्थान का है, राजस्थान की बात करें, राजस्थान की विधानसभा सदस्य कितनी है? 200। तो यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी? 30 सदस्य। अधिकतम कितनी रखी जा सकती है? 30 सदस्य जो है सदस्य संख्या रखी जा सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो मैक्सिमम कितने सदस्य से रह सकती है? 15%। फिर है, लेकिन मैक्सिमम के साथ में कम से कम कितने सदस्य होंगे? 12 सदस्य होने आवश्यक है। यानी कि किसी राज्य की अगर सदस्य संख्या कम है लेकिन उसकी इतनी कम आ रही है कि 12 से भी कम है, तो फिर वो कम से कम कितने सदस्य रख सकते हैं? मान लो अगर किसी की 150 है या किसी की 100 है तो भी 12 रखे। मान लो किसी की 60 है तो भी उनको कितने रखनी कंपलसरी है? यानी कम से कम 12 सदस्य होना आवश्यक है। ये हमने किस में पढ़ा है? आर्टिकल 64 फर्स्ट के अंदर। अब आर्टिकल अनुच्छेद 164 के का ख, ये भी उसी संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया है। इस पे क्या किया है? दल बदल पर रोक। दल बदल पर रोक किस आधार पर है? वैसे रोक नहीं लगाई है। इसका है कि अगर कोई मंत्री दल बदल कर लेता है, क्या कर लेता है? दल बदल कर लेता है, तो उस मंत्री को मंत्री पद से क्या करना पड़ेगा? मंत्री पद से त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मंत्री परिषद से त्याग करना पड़ेगा। न सिर्फ मंत्री परिषद से त्याग करेगा बल्कि इसके साथ में विधान जो है मंडल के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य के रूप का भी त्याग करना पड़ेगा उसको, अगर उसने दल बदल किया है तो अगर उसने दल बदल किया है तो मंत्री परिषद से ही नहीं, विधानमंडल के सदस्य से उसको क्या किया जाएगा? बर्खास्त किया जाएगा। अगर उसको वापस सदस्य बनना है या मंत्री बनना है तो कम से कम विधानमंडल का कम से कम 6 माह के अंदर निर्वाचित होकर के सदस्य बनना होगा। अगर वो उसको वापस सदस्य बनना है विधानमंडल का, ठीक है, तो कितने माह में बनेगा? वो 6 माह के अंदर अंदर उसको संविधान जो है विधानमंडल है उसका सदस्य बनना आवश्यक होगा। तो ये हमने जो अलग अलग 2 अनुच्छेद पढ़े हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। अब आप आगे देखिए कि इनको शपथ कौन दिलाता है। अब हम शपथ के बारे में देखते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाता है। शपथ तो ये क्या, राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा मनोनीत व्यक्ति कोई है वो क्या दिलाता है इनको?
शपथ दिलाता है। शपथ किसकी लेते हैं ये? पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, पद और गोपनीयता की। यहां पर गोपनीयता का मतलब क्या होता है? यानी कि मंत्रिमंडल के, गोपनीयता का अर्थ है मंत्री परिषद के निर्णयों को गुप्त रखा जाएगा। जब तक आवश्यक ना हो बताना, तब तक क्या होगा? उसको गुप्त रखा जाएगा। अगर कोई मंत्री गुप्त नहीं रखता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मंत्री जो है परिषद से मंत्री की क्या देनी पड़ेगी? त्याग पत्र। अगर उल्लंघन करता है या कोई अवहेलना करता है इस गोपनीयता की, तो उसको क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो जो ये शपथ लेते हैं वो कौन दिलाता है? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति है वो इसको शपथ दिलाता है। और ये शपथ किसकी लेते हैं? पद और गोपनीयता की। गोपनीयता का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय है उनको वो क्या रखेंगे? छुपा कर रखेंगे या गुप्त रूप से रखा जाएगा। ठीक है, अब है वेतन भत्ते। इनके वेतन भत्ते की इनको विधानमंडल जो समय समय पर निर्धारित करता है, विधानमंडल द्वारा समय समय पर जो निर्धारित वेतन भत्ते हैं वो निर्धारित वेतन भत्ते इनको दिए जाएंगे, जो विधानमंडल समय समय पर इनको देता है। फिर हम कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कितना होगा इनका? सामान्यतः अगर हम कार्यकाल देखें तो सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का। कितना होगा? 5 वर्ष का। लेकिन ये किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। यानी कि राज्यपाल को जब तक लगता है कि विश्वास मत है इनके हासिल विधानमंडल में, विधान परिषद में, तब तक इनको क्या रखा सकता है? इनको मंत्री परिषद में रखा जाएगा। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के पास में विश्वास मत हासिल नहीं है या बहुमत हासिल नहीं है विधानसभा में, तो वो क्या कर सकता है? संपूर्ण मंत्री परिषद को ही मुख्यमंत्री के साथ में, जब मुख्यमंत्री को त्यागपत्र हटाया जाता है, त्यागपत्र दिया जाता है, तो उसके साथ में पूरी की पूरी मंत्री परिषद को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उनका सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष रहता है, लेकिन किसके प्रसाद पर्यंत और पद पर रहते हैं ये अनिश्चित है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट देखिए, अब है कि मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व है। क्या होता है मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व है? 2 आधार पर देखा है। एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, और एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, सामूहिक और व्यक्तिगत। सामूहिक उत्तरदायित्व होगा वो किसके प्रति होगा? विधानसभा के प्रति। ठीक है, और व्यक्तिगत होगा वो किसके होगा? राज्यपाल के प्रति। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसी भी मंत्री का किसके प्रति होगा? राज्यपाल का। लेकिन अगर हम सामूहिक की बात करें तो सामूहिक प्रति जो उत्तरदायित्व होगा वो किसके प्रति होगा? विधानसभा के प्रति होगा। ये स्पेशली ध्यान रखें। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या होगा सामूहिक उत्तरदायित्व? पहला है बैठकों का निर्णय सर्वसहमति से होगा। यानी जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनकी सर्वसहमति से क्या होगा? बैठकों की किसी भी निर्णय जो लिया जाएगा वो सभी के एकमत होने के आधार पर ही लिया जाएगा। नंबर 2, अगर मतभेद होता है किसी चीज को लेकर के, मतभेद की स्थिति में आपसी वार्तालाप, आपसी विचार विमर्श के आधार पर क्या लिया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा। अगर किसी को लेकर के मतभेद हो तो उन मतभेद को भी क्या होगा? आपसी वार्तालाप के आधार पर जो है निपटारा करके ही उनको क्या किया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा। नंबर 3,
जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय सभी का सामूहिक निर्णय माना जाएगा, सामूहिक निर्णय माना जाएगा। जो मंत्रिपरिषद का जो निर्णय है उस निर्णय पर सबकी सर्वसहमति मानी जाएगी। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। सामूहिक जो उत्तरदायित्व के आधार पर यह भी है कि अगर कोई एक मंत्रिपरिषद को अविश्वास मत के आधार पर या विश्वास के आधार पर उसको जब हटाया जाता है या निकाला जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या किया जा सकता है? उसको रद्द किया जा सकता है। जब अविश्वास हो, जब मंत्रिपरिषद के पास में विश्वास मत हासिल ना हो, जो जितने भी मुख्यमंत्री उसके पास में विश्वास मत हासिल ना हो, तो उस पूरी मंत्रिपरिषद को क्या किया जा सकता है? बर्खास्त किया जा सकता है। तो यह है कि सामूहिक अगर उत्तरदायित्व की हम बात करें तो बैठक का जो भी निर्णय होगा सामूहिक रूप से लिया जाएगा। मतभेद की अगर स्थिति बनती है तो आपसी विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा, और जो भी निर्णय लिया जाता है उसको सभी के सर्वसहमति से मान्य होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद की कार्य और शक्तियां। मंत्रिपरिषद की कार्य व शक्तियां, कौन कौन से कार्य और शक्तियां हैं? पहली चीज है, आपको पता है सर्वोच्च जो विभाग होता है इन्हीं के पास होता है। तो पहला काम क्या होगा? राज्य की नीति निर्माण का कार्य करेगा। राज्य की नीति निर्माण कौन करेगा? क्योंकि जो सर्वसर्वा होता है मंत्रिपरिषद ही होगी, मुख्य रूप से जो प्रभार होते हैं वो किसके पास होंगे? इन्हीं के पास में। दूसरा है राज्य की सामाजिक और कोई आर्थिक समस्या होती है, समस्याओं का हल कौन निकालेगा? मंत्रिपरिषद निकालेगी। इन्हीं को जो है सारा जो है प्रभार होता है इनके पास में। नंबर 3, कानून निर्माण का भी, राज्य में जो कोई भी कानून निर्माण है वो कानून निर्माण भी कौन करवाएगा? मंत्रिपरिषद। नंबर 4, राज्य का बजट कौन तैयार करेगा? क्योंकि सारे विभाग इन्हीं के पास है, तो बजट तैयार कर, राज्य का बजट तैयार करने का कार्य भी किसका होगा? इन्हीं का होगा। नेक्स्ट है कि अगर सभी जो है प्रशासनिक विभाग है, नंबर 5 प्रशासनिक जो है विभाग के ये क्या है? मंत्री होने के नाते प्रशासनिक विभाग संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रति उत्तरदायी भी होंगे। मंत्री संबंधित, यानी कि विपक्ष, उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? यानी कि विपक्ष के जो भी पर्सन है, विपक्ष के सवालों का जवाब भी कौन देंगे? सवालों का जवाब भी कौन देगा? संबंधित मंत्री देगा, क्योंकि जो है उस मंत्रालय का है, उस प्रशासनिक विभाग का जो सर्वेसर्वा है वो उसी को सौंपा गया है। जैसे शिक्षा विभाग है या फिर जो गृह विभाग है, जो इन सभी से अगर किसी भी मामले को लेकर कृषि विभाग है, इनसे संबंधित को अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो संबंधित मंत्री ही उसको उत्तर देगा। नेक्स्ट है, अगर राज्यपाल उच्च पदों पर नियुक्ति करता है, उच्च पदों पर नियुक्ति, तो कुछ ऐसे पद है जिनकी नियुक्ति पर ये क्या करता है? राज्यपाल को सलाह देंगे, सलाह भी देते हैं। अगर कोई उच्च पद है, उन पद उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल क्या कर सकता है? इनसे सलाह भी ले सकता है। तो सलाह देने का कार्य भी ये करते हैं। अब जो आर्टिकल हमने 163 के अंदर में पढ़ा था ना, राज्यपाल को ये जो करते हैं कार्य के लिए निर्वहन करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जो इसको सलाह देगी। तो सलाह देने को भी न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती कि भाई वो सलाह दी है तो क्या सलाह दी है, या कौन सी सलाह है, या देगे नहीं देगी, इस संबंधी जो है ये भी स्वतंत्र है। तो ये हमने देखा कि ये जो 5 महत्वपूर्ण कार्य है ये मंत्रिपरिषद के कार्य हैं। किसके हैं? मंत्रिपरिषद के कार्य हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, ये तो कार्य शक्तियां होगी। अब हम देखते हैं एक आर्टिकल अनुच्छेद 177, इसके तहत राज्य विधानमंडल
के सदस्य प्लस महाधिवक्ता, इसके बारे में बताया गया है। यानी राज्य के विधानमंडल के सदस्य क्या होंगे और महाधिवक्ता क्या कार्य करेगा इसमें। तो पहले है कि हम विधानमंडल के सदस्य की बात करें तो ये क्या करेंगे, विधानमंडल की बैठकों में भाग लेंगे, पहली चीज तो ये है, ठीक है। नंबर 2, अपने मूल सदन में वोट देने का भी अधिकार है इनके पास में। जिस सदन के ये सदस्य हैं उस सदन में ये क्या कर सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं। और महाधिवक्ता की बात करें तो ये क्या करेगा, विधानमंडल के जो दोनों सदन हैं, विधानमंडल के सदनों में या सदनों और समिति में बोलने का या भाग लेने का अधिकार है। भाग लेने का अधिकार किसके पास होता है, महाधिवक्ता के पास ये अधिकार होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में कौन सा अनुच्छेद है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया, जो राज्यपाल है उस वाले में पढ़ा हमने कि कौन से अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो उसमें आप बताओगे मुझे कि कौन से अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज देखो इसमें, जिसको मत देने का अधिकार नहीं होगा, मत देने यानी वोट देने का अधिकार नहीं, ये ध्यान रखना। इसको बैठकों में भाग ले सकता है, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं है। किसको, महाधिवक्ता को। ये किसके तहत बोला गया, आर्टिकल 177 के तहत। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसका भी आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके पहले हम ये पढ़ते हैं, एक होता है संसदीय सचिव। इसकी व्यवस्था कब से, किसके समय से हुई थी, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। वर्तमान तक सबसे अधिक कार्यकाल जो अगर मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर देखें तो वो किसका रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया का। ये राजनीतिक जो नेतृत्व करता है, राजनीतिक नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा होगा राजनीतिक नेतृत्व, हाँ, संसदीय सचिव के द्वारा। इसकी नियुक्ति और इसको शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री दिलाएगा। कौन दिलाएगा इसको, मुख्यमंत्री है वो इसकी नियुक्ति और शपथ। नियुक्ति प्लस शपथ की अगर हम बात करें तो दोनों ही कौन, शपथ भी कौन दिलाएगा, मुख्यमंत्री, और इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। विधानमंडल में कोई भी प्रश्नों के जवाब होंगे, संसदीय सचिव होने के नाते इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए उत्तरदायी होगा, सहायता करेगा अन्य मंत्रियों की। और इसको दर्जा है वो राज्य मंत्री अन्य मंत्रियों के बराबर का दर्जा रहेगा। इसको ये क्या करेगा, मंत्रियों को विधानमंडल में प्रशासनिक उत्तर देने में सलाह देगा। और दूसरा इसका जो दर्जा होगा वो किसके इक्वल होगा, मंत्रियों के समान होगा। किसका, संसदीय सचिव का दर्जा कैसा होगा, मंत्रियों के समान ही संसदीय सचिव का दर्जा होगा। और ये किसके समय पे शुरू हुआ था, श्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय पे इसकी जो है शुरुआत हुई थी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा है मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिपरिषद के क्या क्या कार्य शक्तियां हैं, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं और कौन कौन से कार्य करते हैं। दूसरा है कि अगर हम वर्तमान के मंत्रिमंडल की बात करें तो ये 2018 में बना हुआ था, मंत्रिपरिषद जो बना हुआ था 2018 से शुरू किया गया था, जिसमें लगभग शुरुआती समय में 11 कैबिनेट मंत्री थे और लगभग 10 के लगभग राज्य मंत्री भी इसमें कार्यरत थे। और 11 कैबिनेट मंत्रियों में मुख्यमंत्री सहित जो थे वो 11 कैबिनेट मंत्री थे। तो अब ये शुरुआती समय में था। अब हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर
विधान मंडल के बारे में कि विधान मंडल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन कितने विधान मंडल के अंदर विधानसभा का क्या रोल होता है, राज्य जो विधान परिषद है उसके क्या भूमिका होती है, इन सब को लेकर के हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने मंत्री परिषद के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो वो डाउट जरूर क्लियर करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन से आप पूछ सकते हो। इसके साथ ही साथ जो है RS प्री का जो मेन एग्जाम आएगा उससे पहले कोशिश ये रहेगी कि आपका पूरा सिलेबस को एक बार कंप्लीट करा करके उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो आए हैं पिछली परीक्षाओं में उनका भी आपको जो हल करवाया जाएगा। तो उसके लिए आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ राजस्थान जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके साथ साथ इसी चैनल पर आपको राजस्थान की जो भूगोल है उसके भी सारे जो वीडियो प्लेलिस्ट के आधार पर मिलते रहेंगे। और जो है जल्दी आपको जो इकोनॉमिक है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो है उसके भी वीडियो आपको मिलेंगे। तो आपको राजस्थान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो मैटर है वो पूरा RS प्री का आपको यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम विधान परिषद के टॉपिक को लेकर के।